नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल कुमार जी पर। और आज हम सरकार के संगठन की परिचर्चा को लेकर आपके बीच हैं। आइए आज सरकार नामक यह संगठन, जिसे आप गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, इसकी ही बात करते हैं। और दरअसल सरकार को समझने से पहले हमें राज्य की संकल्पना को समझना होगा। राज्य एक निश्चित भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक संगठित इकाई होती है जो किसी न किसी शासन या सत्ता के अधीन होती है। यही शासन या सत्ता जो है सरकार के नाम से जानी गई है। अब सरकार के अंग की बात करें तो इसके 3 प्रमुख अंग जिसके माध्यम से कोई भी सरकार किसी राज्य में कार्य करती है। पहला अंग विधायिका है, जिसे आप लेजिस्लेचर के नाम से भी जानते हैं। कानून बनाने की जिम्मेवारी विधायिका के ऊपर ही होती है और यह केंद्रीय और राज्य की दोनों ही अलग अलग विधायिकाओं के माध्यम से कार्य करती है। केंद्र में जहां संसद के माध्यम से, वहीं राज्य में विधानमंडल के माध्यम से यह अपना उत्तरदायित्व निभाती है। आप जानते हैं कि विधायिका जो विधि निर्माण से संबंधित है, संसद भवन भी अपने 2 सदनों की व्यवस्था के तहत लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से विधि निर्माण करती है। और विधि निर्माण की यह प्रक्रिया राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद ही पूर्ण होती है। इस तरह से केंद्रीय विधायिका संसद के तहत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों ही की सम्मिलित भूमिका होती है। मौलिक संविधान में लोकसभा में जहां 552 सदस्य संख्या निर्धारित किए गए थे, जिसमें से 530 अलग अलग राज्यों के लोगों के प्रतिनिधि और वहीं 20 जो है वह यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें और वहीं 2 सीटें एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए मनोनयन के माध्यम से इसकी व्यवस्था की गई थी। वर्तमान में एंग्लो इंडियन समुदाय का यह प्रतिनिधित्व 104वें संशोधन विधेयक के माध्यम से इसे हटा लिया गया है। लोकसभा के वर्तमान सांसदों के सदस्य संख्या की बात करें तो 543 ये फंक्शन में है। वहीं राज्यसभा की बात करें तो मौलिक रूप में 250 सीटों की संख्या जो राज्यों को प्रतिनिधित्व दिए गए थे, इनमें से 12 का मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा के उत्कृष्ट लोगों का मनोनयन किया जाता है। फिलहाल राज्यसभा में भी 233 और 12 मिला के 245 सदस्य फंक्शन में है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का रिटायरमेंट होता है और इसके चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। इस तरह से राज्यसभा कभी पूरी तरह से विघटित नहीं होता। इसे उच्च सदन या द्वितीय सदन भी कहा गया है। वहीं लोकसभा को निम्न सदन या प्रथम सदन इसे कहा गया है। आपको ज्ञात है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित है। इस तरह से संसद के माध्यम से लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा विधि निर्माण की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। वहीं राज्य में विधानमंडल की बात करें तो प्रत्येक राज्य में अनिवार्य रूप से विधान सभाएं स्थापित रहती हैं, जबकि दूसरे अंग के तहत विधान परिषद कुछ एक राज्यों में फंक्शन में है। वर्तमान में विधान परिषद 6 राज्यों में मौजूद है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक में विधान परिषद की व्यवस्था है। संसद भवन की ही तरह विधानसभा में एमएलए के माध्यम से विधि निर्माण की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है और विधानसभा के विधि निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम महत्वपूर्ण चरण राज्यपाल के सिग्नेचर के जरिए संपन्न होता है। इस तरह से केंद्रीय एवं राज्य विधानसभा की बातें सरकार के पहले अंग के तहत। सरकार का दूसरा अंग कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है, जिसे आप एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं।
दरअसल विधायिका द्वारा जो विधि का निर्माण किया जाता है इसको कार्य रूप देना अर्थात सरकार की तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारना कार्यपालिका का ही काम है। कार्यपालिका की बात करें तो राष्ट्रपति महोदय इसके प्रधान, कार्यकारी प्रधान, इन्हें संवैधानिक प्रधान भी कहा गया है। हालांकि हमारे देश में संसदीय परंपरा के तहत वास्तविक प्रधानमंत्री ही होते हैं। प्रधानमंत्री की ही सलाह से राष्ट्रपति समस्त कार्य का संपादन करते हैं और एक तरह से इनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य भी होते हैं। प्रधानमंत्री के सहयोग के लिए ही मंत्रिपरिषद का गठन होता है और इनके ही दिशा निर्देश पर विभागीय सचिव और अधिकारीगण और उनके अधीनस्थ समस्त सरकारी कर्मचारी कार्य करते हैं। अब इसमें एक टर्म आता है अस्थायी कार्यपालिका का और दूसरा स्थायी कार्यपालिका का। अस्थायी कार्यपालिका के तहत ये निश्चित समय अंतराल हमारे यहाँ 5 वर्षों के लिए जनता द्वारा चुने जाते हैं। वहीं स्थायी कार्यपालिका की बात करें तो ये एक तरह से कंपटीशन के माध्यम से योग्यता के आधार पर सरकारी पदों के लिए चुने जाते हैं। परीक्षा पास कर रिटायरमेंट की उम्र तक ये अपने पदों पर कार्य करते हैं। इसी तरह सभी राज्यों की अपनी अपनी कार्यपालिकाएं होती हैं जिनमें राज्यपाल और मुख्यमंत्री के अलावा मंत्रिपरिषद, विभागीय सचिव, अधिकारीगण और राज्य सरकार के कर्मचारी कार्य करते हैं। इस तरह से देखें तो कार्यपालिका विधायिका के ही सहयोगी अंग के तहत कार्य करती है। समस्त कार्यों का जमीनी स्तर पर संपादन एग्जीक्यूटिव के माध्यम से ही होता है। सरकार के तीसरे अंग की बात करें तो न्यायपालिका जुडिशियरी सिस्टम। भारतीय न्यायपालिका एक तरह से पिरामिड संरचना वाली है जिसमें शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था और सुप्रीम कोर्ट के अधीनस्थ न्यायालय की बात करें तो राज्यों में हाई कोर्ट की भूमिका और हाई कोर्ट के अधीन आने वाले न्यायालय जिले में जिला एवं सत्र न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, पंचायतों में पंचायत न्यायालय की भी व्यवस्था है। आप निचली अदालतों पर हुए न्याय से असंतुष्ट होने पर ऊपर की अदालतों में अपील कर सकते हैं और भारतीय न्यायपालिका के तहत सर्वोच्च स्तर पर सुप्रीम कोर्ट में अपील किया जा सकता है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक भी माना गया है। विधायिका द्वारा पारित समस्त कानूनों के संवैधानिकता की जांच न्यायपालिका ही करती है। आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा न्यायपालिका के द्वारा ही होती है। अमेरिकी व्यवस्था के तहत न्यायपालिका को ही सर्वोच्च वरीयता दी गई है। वहीं ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के तहत विधायिका को सर्वोच्च वरीयता दी जाती है। हालांकि भारत में ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के तहत ही सरकारी व्यवस्था स्थापित है, बावजूद इसके विधायिका और न्यायपालिका में किसी को सर्वोच्च वरीयता न देकर संविधान की सर्वोच्चता स्थापित की गई है। अर्थात सरकार के इन अंगों में किसी भी प्रकार से संशय होने की स्थिति में संविधान को ही सर्वोच्च माना गया है। तो ये रहे सरकार के 3 प्रमुख अंग जो संवैधानिक व्यवस्था के तहत हैं। एक चौथा अन्य स्तंभ मीडिया की भी बात होती है। मीडिया को सरकार का सचेतक माना गया है। जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए एवं सरकार के उचित और अनुचित कदम को भी बीच बीच में जताने के लिए स्वतंत्र मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इस तरह से किसी राज्य की व्यवस्था के तहत सरकार के ये सभी अंग परस्पर मिलकर सुचारू रूप से कार्य करते हैं। आप इसी प्रकार हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारे चैनल कुमार जी को सब्सक्राइब अवश्य करें। आने वाले दौर में किन मुद्दों की चर्चा आप हमारे साथ करना पसंद करेंगे, कमेंट में ज़रूर दर्ज करें। लाइक शेयर करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।